जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। नाउ अब फ्रांस की AASM हैमर का इंटीग्रेशन हमारे तेजस मार्क 1A पर हो गया है। मतलब साफ है कि दोस्तों इससे हमारे तेजस फाइटर जेट की ताकत में और बड़ा इजाफा हो जाएगा। दोस्तों ये जो AASM हैमर है ये एक प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है, जिसे कि खास तौर से क्लोज एयर सपोर्ट, प्रिसीजन स्ट्राइक्स और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के लिए तैयार किया गया है। ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट के साथ ये तो इंटीग्रेटेड है ही, लेकिन अब मार्क 1A वेरिएंट में हैमर को लगाने से भारत की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूती मिली है, खास करके पाकिस्तान और चाइना के साथ देखते हुए खतरों को। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के बंकर्स, उनके रडार इंस्टॉलेशंस और उनके जो मोबाइल थ्रेट्स हैं उन्हें खत्म करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि GPS जैम वाले एनवायरनमेंट में भी ये सटीकता से अपने लक्ष्य को खत्म कर सकता है। इसी साल 12 फरवरी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सैफरॉन ने भारत में हैमर को लोकली बनाने के लिए जॉइंट वेंचर की भी घोषणा की थी। मतलब साफ है कि ये अब भारत में भी बनेगी, न केवल राफेल की जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि भारतीय तेजस फाइटर जेट की भी जरूरतों को पूरा करेगी। स्पेशली दोस्तों इसके जरिए भारत पाकिस्तान और चाइना दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को आसानी से खत्म कर सकता है। वहीं दोस्तों GRSC ने स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके स्वदेशी 30 mm नेवल सरफेस गन का समुद्री फायर परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और ये GRSC और BHSEL के बीच एक जॉइंट वेंचर है। हालांकि इसमें इजरायली एल्बिट सिस्टम भी शामिल है जो कि इसमें डिफेंस कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर है, जिसमें कि 60% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने अब स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 को अब बड़े पैमाने पर इसकी खरीद को मंजूरी देने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल 100 जिसे कि DRDO के द्वारा तैयार किया गया है, ये एक प्रिसीजन गाइडेड ग्लाइड बम है। और ये जो फैसला लिया गया है दोस्तों वो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए लिया गया। और हाल ही में खबरें तो ये भी आई थी कि पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस पर इसका इस्तेमाल किया गया था। 100 जो कि 125 किलोग्राम वजनी है, 100 किलोमीटर की रेंज है और इसके जरिए दुश्मनों के रनवे, टैक्सी ट्रैक, रडार और हैंगर को खत्म किया जा सकता है। इसमें INS GPS और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर है जो कि 15 मीटर से कम की सटीकता देता है। और इसका जागुआर, सुखोई 30 MKI और हॉकाई से सफल परीक्षण भी किए जा चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स को इसे दिया गया है। आपको बता दें कि सुखोई 30 MKI अपने साथ 20 से 3200 यूनिटों को ले जा सकता है। भारत ने अब चीन के बेडू नेविगेशन सिस्टम से GPS, ग्लोनास और गैलीलियो जैसे जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स हैं उनके सिग्नलों को बाधित करने वाला एक एडवांस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जैमर तैयार कर लिया है। और इस जैमर को DRDO के द्वारा तैयार किया गया है जो कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मॉडुलर डिजाइन वाला जैमर सभी कॉन्स्टलेशन की डुअल फ्रीक्वेंसी को टारगेट करता है और ये खास तौर से चाइना के बेडू को निशाना बनाता है। और इस बेडू पर चाइना की सेना पूरी तरीके से निर्भर है। इवन ये सिस्टम भारत के नाविक को सुरक्षित रखते हुए दुश्मनों के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बाधित कर सकता है। और इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। और ये जैमर भारत को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के एक्सपोर्टर के रूप में भी स्थापित करने की क्षमता रखता है। वहीं डेटा पैटर्न ने भी दोस्तों एक बड़ी घोषणा की है। डेटा पैटर्न के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जो स्वदेशी सीकर बनाया था उसने परीक्षणों के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है। ये सीकर जो कि टारगेट का पता लगाने और ट्रैक करने में काफी महत्वपूर्ण होता है, इसने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। और ये पूरी तरीके से देश में बनाया गया सीकर है। और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही अतिरिक्त सीकर यूनिटों का ऑर्डर उन्हें मिल सकता है, जो कि डेटा पैटर्न की बढ़ती हुई विश्वसनीयता और भारत में डिफेंस इकोसिस्टम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को बताता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ गार्डन एंड ट्री शिप बिल्डर को इंडियन नेवी के लिए 5 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स के निर्माण के लिए L1 के रूप में चुना गया, जिसके तहत कुल टोटल 8 इस तरीके के शिप्स बनाई जाएंगी जिनकी अनुमानित लागत करीबन 40,000 करोड़ रुपए। यानी कि इन 8 में से कम 5 GRSC यानी कि गार्डन शिप बिल्डर तैयार करेगा। और ये जहाज एंटी शिप मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस होंगे। बता दें कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स हैं यानी कि NGCs है, उनमें 8 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें जैसे कि ब्रह्मोस, इसके अलावा बराकेट या फिर VLSR लगी होंगी जो कि 360 डिग्री की हवाई सुरक्षा प्रदान करेंगे। इनमें स्टेल्थ गन भी लगाई जाएगी जिसकी रेंज 15 किलोमीटर होगी। इसमें एडवांस स्टेल्थ विशेषताएं होंगी। मतलब साफ है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम होगा। और मैंने जैसे कि अभी बताया कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर करने में भी सक्षम होगी। और इन शिप्स में 90% से अधिक स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है जो हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे दुश्मन जो हैं, उनके पास जो कॉर्वेट्स हैं उनकी तुलना में ये कितनी जबरदस्त होने वाली है। दरअसल पाकिस्तानी नौसेना की अगर बात करें तो उनके पास बार्बर क्लास की कॉर्वेट्स हैं। हालांकि ये बेल्जियम प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे कि तुर्की के साथ सहयोग करके बनाया गया है, जिसे कि सतह, हवाई और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया।
गया है। तो दूसरी तरफ दोस्तों चाइना का टाइप 056 कॉर्वेट्स है जिनका डिस्प्लेसमेंट 1300 टन के आसपास है और ये भी स्पेशली पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि चाइना के पास संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि नौसेना में तो वो सबसे आगे है ही, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान और चाइना के इन दोनों कॉर्वेट्स की अपनी कॉर्वेट्स के साथ, तो पता चलता है कि भारत की ये जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स हैं उसमें ब्रह्मोस मिसाइलें लगी होंगी जिनकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर होगी, बराक 8 या फिर VLSR सैम होगा जिनकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर के बीच होगी, जबकि पाकिस्तान की बाबर क्लास और चाइना के टाइप 056 में जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज काफी कम है। इवन भारत के इस NGCs में MF स्टार भी लगा होगा जो कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय नौसेना के ये जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स हैं वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, अपनी अधिक मारक क्षमता, लंबी रेंज और स्टेल्थ विशेषताओं के कारण पाकिस्तानी नौसेना के बाबर क्लास और चाइनीज नेवी के टाइप 056 से काफी आगे है। वहीं दूसरी तरफ भारत की सिमटेल एवियोनिक्स और ATSC ने रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट खास करके सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम, उनकी ओवरहॉलिंग और मरम्मत और बिक्री के बाद जो सपोर्ट दिया जाता है उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। मतलब साफ है इस कॉन्ट्रैक्ट का जिसके तहत रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 MKM है उनके लिए एडवांस एवियोनिक्स सॉल्यूशन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय कंपनी इनके एडवांस डिस्प्ले सिस्टम, कॉकपिट इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जो महत्वपूर्ण एवियोनिक्स है उन्हें भी उनके इस Su-30 MKM के लिए तैयार करेगी। मतलब साफ है कि इससे मलेशिया के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी ऑपरेशनल क्षमताएं बढ़ेंगी और साथ ही साथ एक ट्रस्ट जो होता है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हाई अलर्ट चल रहा है जहां BSF ने 5 पाकिस्तानी चौकियों को खत्म कर दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना का एक्शन जारी है। इवन दोस्तों इन 5 पाकिस्तानी चौकियों को खत्म करने के बाद भी एक और आतंकी लॉन्च पैड को BSF ने उड़ा दिया। वहीं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने 7.62 39 mm असॉल्ट राइफलों की 1000 यूनिटों की खरीद के लिए SSS डिफेंस, IRRPL, पावक इंडस्ट्रीज, PLR सिस्टम, कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम, त्रिपाठी ब्रदर्स सर्विसेज और विन वैली ऑटोमेटेड सिस्टम से प्रस्ताव मांगे हैं। हालांकि यहाँ पे जो सबसे मेन राइफलें हैं वो हैं AK-203 और SSS की P-72। AK-203 जो कि इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित है, जो कि एक अत्याधुनिक और विश्वसनीय मजबूत राइफल है, कठिन परिस्थितियों में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है और ये क्लाशनिकोव के डिजाइन पर आधारित है जिसकी रेंज 800 मीटर है और ये सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मोड में काम करती है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसे तैयार भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ SSS डिफेंस की P-72 जो कि काफी मॉडर्न है और वेस्टर्न डिजाइन से प्रेरित है। ये एक हल्की, सटीक और कम रिकॉइल वाली राइफल है जिसमें कि कार्बाइन, RECR और DMR वेरिएंट इनके शामिल है। हालांकि अभी भी इनका डेवलपमेंट चल रहा है और अभी ये कॉम्बैट प्रूवन भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा कहा जा सकता है कि AK-203 अपनी विश्वसनीयता और बड़े पैमाने पर इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से इसे ही सेलेक्ट किया जा सकता है, जबकि P-72 का तो स्वदेशी डिजाइन है और एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये एक ऑप्शन आगे के लिए बन सकता है। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन प्रस्तावों का मूल्यांकन इनकी परफॉर्मेंस, इनकी कॉस्ट, इनके स्वदेशीकरण के स्तर के आधार पर ही करेगा और NSG का ये कदम भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा भी देता है। तो चीजें इस तरीके से दोस्तों साफ होती हैं कि जब आपके घर पे ही चीजें तैयार हो रही हैं तो हमें बाहर जाने की अब जरूरत नहीं है। इसके अलावा AMCA 5.5 जनरेशन फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि अब ये 2029 तक फुल प्रोडक्शन में एंटर कर जाएगा और इंडियन गवर्नमेंट ने 2028 से 2029 तक 5 GE-414 संचालित प्रोटोटाइप के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 2035 तक 200 यूनिटों का उत्पादन शुरू किया जाना है। दरअसल अब सिनेरियो बदल चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अब टाइमलाइन पर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए हो सकता है कि इसमें अधिक से अधिक प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इवन दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया है जो बताता है कि भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान कम से कम 8 F-16 और 4 JF-17 को मार गिराया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि कभी पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जाएगी और यही वजह थी दोस्तों कि जो ट्रम्प बीच में आए ना, उन्हें पता था कि भैया F-16 की पूरी ग्लोबली मार्केट खराब हो जाएगी अगर एक्चुअल सिचुएशन बाहर आ गई तो। और खुद ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने दोनों देशों के बीच जंग को रुकवाया है और इसे मैंने सिर्फ व्यापार यानी कि ट्रेड के माध्यम से सुलझाया है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बड़ी डील करने वाले हैं। हालांकि क्या डील है ये तो ट्रम्प खुद जानते हैं। इस तरीके का बयान जो ट्रम्प का सामने आया है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ट्रम्प की इमेज को मजबूत करता है ताकि वो खुद को एक सौदेबाज और ग्लोबली एक शांति दूत के रूप में पेश करता है। हालांकि उनके दावों को कोई सीरियसली नहीं लेता है, वो बात अलग है। वहीं नारायणपुर छत्तीसगढ़ में कल सुरक्षा बलों ने करीबन 27 नक्सलियों को मार गिराया और अब इन 27 नक्सलियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है।
वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई एक के बाद एक बड़ी गर्जना से पाकिस्तानियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जिन हथियारों पर पाकिस्तानियों को घमंड था, आज वही हथियार उसके मलबे में दबे पड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कैसे हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म किया और इनके एयर बेसिस को भी हमने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका ने अपनी एक मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट किया है, लेकिन दोस्तों इस बार इस मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को सिंगल मार्क 21 हाई फिडेलिटी री एंट्री व्हीकल से लैस किया गया था, जिसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका की परमाणु अटैक करने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती है। और ये एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका तोड़ किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है। हालांकि रशिया मुझे लगता है इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि रशिया का S-500 ऐसी किसी भी मिसाइल को रोकने में सक्षम है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी एक यूनिट की कीमत $7 मिलियन के आसपास है और अमेरिका के पास कम से कम इसकी 530 यूनिटें एक्टिव हैं। फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।